द शेयर मार्केट द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। हमने कल शेयर बाजार से ही आदमी आसानी से रिच हो सकता है इस विषय पर चर्चा की थी और वो वीडियो मैंने पेश किया था। ठीक है, कुछ दर्शकों ने कम देखा है, उसको देख ले में आप अपने रिलेटिव्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं और करें। लाभप्रद है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, उससे फायदेमंद चीज़ है। खैर, हम आज चर्चा करेंगे, दो विषयों पर करेंगे। तो पहला जो प्रियम्बल डिस्कशन होगा वो तो इस विषय पर करेंगे। बाजार तो ठंडे से की हैं, बाजारों में कुछ ज़्यादा शांत हैं और ऐसा लग रहा है कि बाजार किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि कोई आदमी बाजार पर धीरे धीरे कोई ऐसी सुरसरी छोड़कर बाजार में से कुछ ले जाना चाहता है। खैर, एनीवे, चलता रहेगा बाजार। तो रात को यूएस के मार्केट भी थोड़ा सा ठीक थे, कोई फ्लैट थे वो मार्केट, कोई ऐसी ना तो रेडिश में थे ना ग्रीनिश में थे, फ्लैट। कोई विशेष बात नहीं, बाजार चलते रहेंगे, तेजी आती रहेंगी, मंदी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब चलता रहेगा। लेकिन शेयर बाजार के अंदर जो अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट है, अच्छे म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपको लंबे टाइम में पैसे दे के जाएगा। दैट्स ऑल। खैर, अब मतलब ये है कि मैं कुछ 5-7 दिन से महसूस कर रहा हूँ कि शेयर बाजार में और जनरल मीडिया में भी इस बात का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और एक ही अफवाह सी फैलाई जा रही है कि बीजेपी मुश्किल से ही शासन में आएगी, सत्ता में आएगी। मेरा बीजेपी से कोई लगाव नहीं है, मैं बीजेपी का कोई मेंबर नहीं हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ये अफवाह के साथ वो कहने वाले जो भी धीरे धीरे कहते हैं, मतलब चुपचाप, लेकिन वो साफ कुछ नहीं कहते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि बीजेपी हार जाएगी, वो ये भी नहीं कहते कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा फिर अगर बीजेपी हारती है, सीटें कम आती हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो शेयर बाजार के अंदर पैनिक फैलाने का है और कोई उद्देश्य नहीं। या कुछ सटोरिये हैं जो ये कहते हैं कि साहब वो राजस्थान से इतनी सीट आएंगी, बिहार से इतनी आएंगी, बंगाल से इतनी आएंगी, वो सटोरिये हिंदुस्तान से इतनी आएंगी, अब वो पार्टी ढीली पड़ गई। अरे क्या मतलब है, तुम्हारे पास कोई आधार नहीं है, वैसे ही ठोक रहे हो यार, तुम्हारे कितने शरीर फेल हो गए मतलब हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप तो यूँ मानिए कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, इनके खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ना कोई मुद्दा है, न नारा है, और ना ही इनके सामने इनसे लोहा लेने के लिए कोई नेता है। भरसक प्रयासों के बावजूद भी इंडी बनी, इंडी सब बना गई, कुछ नहीं हुआ। कहीं छोटे मोटे गठबंधन हुए, वो गठबंधन निरर्थक थे, ज्यादातर तो ठग गई था। तो सवाल ये है, एक तरफ भारतीय जनता की पार्टी के पास में जहां राष्ट्रीय स्तर का एक नेता है, उसके साथ और कई नेता है, राज्य स्तरीय नेता भी बहुत हैं जो खुद के राज्य में और अन्य आसपास के राज्यों में भी जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं, उनका प्रभाव है। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास में ना कोई नेता है, ना संगठन है, ना नारा है, ना मुद्दा है। और जितने भी सर्वे हैं, अभी भी जो सर्वेयर्स आ रहे हैं टीवी पर, वो यही कह रहे हैं ठीक है, कहीं एक आध दो सीट इधर उधर हो सकती है, बाकी हमारा सर्वे कायम। अब वो ठीक है, एक आध सीट कहीं दो सीट किसी राज्य में मान लो कोई मिस कर जाते हैं, बोर्ड टिकट के मामले में कोई त्रुटि हो गई या कोई लोकल टसल हो गई है आपस में, या कोई जाति का बहुत बड़ा संवर्ग जिनकी वोटर संख्या बहुत ज़्यादा है, वो कोई अड़ी पे आ गए, जाति के लोगों ने उस नेता की बात को मान लिया, तो कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बाकी मैं समझता हूं कि जो बीजेपी का कैंडिडेट हम मानते थे 200 वोटों से 2 लाख वोटों से जीतेगा, वो 1 लाख वोट से जीत जाए। ये विरोधी शक्तियां भी इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, सब बाजार में किसी पैनिक से, किसी घबराहट से, किसी अफवाह से प्रभावित नहीं हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं तो एक जो देश का राजनीतिक परिदृश्य इस समय है और चुनावी परिदृश्य है, उसके ऊपर अपनी चर्चा कर रहा हूँ, और वो निष्पक्ष चर्चा है, ये मान के चलिए, क्योंकि मैं भी तो प्रभावित होता हूँ, कल को कोई गड़बड़ होती है तो
मैं भी क्यों अंधेरे में रहूं अगर ऐसी बात होती तो। मेरी तो बहुत बड़ी होल्डिंग है। इसलिए, और हम कोई राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, ये शेयर मार्केट का चैनल है, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो इस बारे में तो हम इतनी चर्चा करेंगे, हम इनको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बाकी निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र रहें। अब सवाल ये उठता है कि शेयर बाजार में आखिर राज क्या है। कुछ लोग तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर तो पैसा खो देते हैं। जो नए खिलाड़ी आते हैं बाजार में वो बड़े जोश से आते हैं, F&O खेल जाते हैं, ट्रेडिंग कर डालते हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाने की सोचते हैं, वो भी खो देते हैं पैसा। और जो बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास ताकत है, कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े क्लबों के अंदर मिलते हैं, बड़े बड़े आदमियों से मिलते हैं, धीरे धीरे बनता है, एकाएक नहीं बनता है ये सब। और उनके पास शुरू में ही मान लीजिए 10, 5, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की कैपिटल है और शौकीन आदमी हैं, बॉम्बे के एक आध दो क्लब के मेंबर हैं वो, और धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा लेते हैं, खाने पीने के साथ बैठने उठने की यारी दोस्ती हो जाती है, तो वो लोग विक्टोरियस रहते हैं। और पढ़ने लिखने वाले चाहे बेचारे कितना ही पढ़ते हैं, कितना ही लिखते हैं, जोड़ बाकी करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, वो मात खा जाते हैं। इस सब का कारण क्या है? क्या राकेश झुंझुनवाला साहब जैसे, दमानी साहब जैसे, विजय केडिया जैसे, और साहब और जो 5-7 हैं, मुकुल अग्रवाल हैं, और साहब ये और कई हैं, क्या इन जैसे कोई और आदमी नहीं पैदा हुए क्या इस देश में? उतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी कोई और थे ही नहीं। 150 करोड़ लोगों का देश है, हजारों हजारों कॉलेज हैं, MBA कॉलेज हैं, और साहब बड़े बड़े IAS अफसर हैं, आइम्स अहमदाबाद से और जाने कहाँ कहाँ से आइम्स इंस्टीट्यूटों से MBA किया है, दुनिया भर का अनुभव है, वो क्यों नौकरियां करते भाई? अगर ऐसा पढ़ने लिखने से ही ऐसा होता है, इसके पीछे राज क्या है, इसको देखें, उस राज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे से नाराज मत होना, मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, और मेरा खुद का भी भला मैं चाहता हूँ, और जब मेरी ये समझ में बातें आने लगी तभी मेरा भला होने लगा है। तो मैं आपको भी समझा देना चाहता हूँ, और मेरी भावना ये है, इस भावना के कारण समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की कमाइयों का पैसा कोई लूट ना ले जाए। मैंने मेरे बच्चों से भी यही कहा है कि मुझसे आपने सीख लिया एक काम, और सीख लो, जो कुछ बचा है अनुभव ले लो। 42 साल का अनुभव है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई पैसा लूट ले जाए, तो आपके साथ कोई ठगी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अनुभव है और आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो, बाजार के एथिक्स को फॉलो करते हो, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता, आप कोई घाटा नहीं उठा सकते। तो आप देखते हो कई बार कुछ शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है, परिणाम तो बहुत बाद में आते हैं, बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, परिणाम आते हैं, अच्छे आते हैं। अच्छे परिणामों पर कंपनी खबर देती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मीडिया रिलीज करती है, अर्निंग शो करती है, ग्रोथ शो करती है, नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमारा ये प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव है। कभी देती है, कभी नहीं देती है, जैसी उनकी योजना होती है, प्लानिंग होती है, उस हिसाब से चलती है। और लोग ये सब देख करके, रिटेल इन्वेस्टर खास तौर से माल खरीद लेता है और वो ठोक जाते हैं, माल भाव टूट जाता है, 20, 25, 30% का करेक्शन आ जाता है। और आने का परिणाम ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर तो टूट गए, इसमें उसकी हिम्मत टूट जाएगी बेचारी की, वो बेच जाएगा या एवरेजिंग करेगा। डाटा उनके पास पहुंचते हैं सारे, कि ये मास लेवल पे लोग इस तरह एवरेजिंग कर रहे हैं कि फिर संभाल लो, और संभालो, लो जिस भाव लेना चाहते हो लो, और अगले क्वार्टर की वर्किंग अड़की दे देंगे, खराब नहीं तो अड़की तो दे ही देंगे, वो फिर और तोड़ेंगे, रह गई रुपए की अठन्नी। तो ये तो माजरा ये है। और ये मैनेजमेंट डायरेक्ट खुद तो आ ही नहीं सकता स्टॉक एक्सचेंज पर, ये करते हैं ब्रोकर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर, बिहाइंड द कर्टेन। ऑपरेटर भी सामने नहीं आता है, और उसके नाम से, ऑपरेटर के नाम से, या आप देख लीजिए मैनेजमेंट के नाम से, जो मैनेजमेंट की होल्डिंग है बस वही दिखाई देगी आपको पोर्टल पर,
इसके अलावा कहीं रत्ती धेला कहीं दिखाई नहीं देगी, आप ढूंढ लो चाहे कुछ भी। उसके फैमिली मेंबर्स के नाम से ढूंढ लो, नहीं मिलेगी आपको। खूब कोशिश कर लिए, वो कोई ऐसा ग्रुप से संबंध रखते हैं, ऐसी सिंडिकेट बना करके कि आपको बात देनी है, गुप्त करनी है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं, सेबी के कानून कायदे हैं, वो रगड़ देंगे और ना तुम। तो इस तरह से आपको खतरे में डाल दिया, शेयर को तोड़ ताड़ दिया, फिर धीरे धीरे फिर खरीदेंगे, फिर तीसरे चौथे क्वार्टर की वर्किंग फिर अच्छी आएगी और फिर कहेंगे अब खरीदो, फिर कूट जाएंगे। लेकिन जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं वो इतना ज्यादा अन्याय नहीं करते, वो एक मॉडरेट लेवल पर 15-20% घटा दिया शेयर को, फिर बढ़ा दिया। तो इसमें ये ट्रेडर टाइप आदमी, पोजीशन, स्विंग ट्रेड, ये सब मारे जाते हैं। जो लंबी चाल खेलता है, बढ़िया शेयर, अगर बढ़िया शेयर होगा तो होल्ड करने की हिम्मत रहेगी, अगर घटिया शेयर है टूट जाएगा आदमी, खत्म किस्सा। इसी तरह से शेयर के भाव टूटना शुरू हो जाता है, कई टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है। अब उनको क्या पता जी, मुझे आप बताओ रिजल्ट, अगर कंपनी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई मीडिया रिलीज आया ही नहीं, तो उनको क्या पता बेचने वालों को कि ये कंपनी की हालत खराब है, और मास लेवल पे तोड़े जा रहे हैं, लो जितना लेना चाहते हैं, रिजल्ट खराब आते हैं। खराब रिजल्ट आने के बाद कई बार क्या होता है कि उसको पोजीशन ले जाते हैं, फिर खरीद जाते हैं, उससे उठा गए शेयर को, ये लोग शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो आप उसको, है कि नहीं, या ओवर सोल्ड पोजिशन कह सकते हो। वो खरीद जाते हैं, वो सेलर मारा गया बेचारा, या कई बार फिर फंस जाता है, पहले बेच दिया, जो बेच दिया फिर दोबारा और बेच जाता है, या खरीद जाता है दोबारा कवर कर जाता है, यार कवर कर लेते, अच्छी चीजें, इसमें कोई गलती हुई है तो। और मैं ये कहता हूं कि ब्रोकर्स के एस्टिमेट आते हैं पहले, ब्रोकरेज फर्मों के रिजल्ट आने के 1-2 रोज पहले, कि भाई फला कंपनी का रिजल्ट ऐसा आ रहा है, इतना प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, और वो प्रॉफिट उतना ही आ जाता है मान लो, या उससे 1-2% आ जाता है। और टीवी चैनल पर भी ये दिखाया जाता है कि अनुमान से बेहतर, या अनुमान के अनुरूप, या अनुमान से थोड़ा सा कम आया है, रिजल्ट कम आया, बस ऐसा दिखा दिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं दिखाते कि गत वर्ष और गत क्वार्टर सीक्वेंशियली और ईयर इन ईयर कैसा रहा रिजल्ट, वो बिल्कुल नहीं बताते। वो तो आप देखो, अगर आपको आता है तो देखो। तो ये क्या अच्छी बात है क्या? ये तो गड़बड़ है। मतलब आप ये बताइए कि अनुमान कैसे लग जाता है, मतलब खुद सोचिए। सीमेंट बनाने वाली कंपनी का आप अनुमान लगा सकते हो भाई कोयले के भाव में कितनी गिरावट आई है, सीमेंट का भाव बाजार में क्या रहा है, पावर की पोजीशन क्या रही है, रॉयल्टीज क्या रही है, इनमें उन साफ साफ कैलकुलेट कर लो। एक सिंगल आइटम आप कास्टिक सोडा का लगा सकते हो अंदाजा, सोडा ऐश का लगा सकते हो, सिंगल आइटम चीनी का लगा सकते हो। लेकिन जो दवा कंपनी कम से कम 500-400 दवाएं बढ़ाती है, और उन दवाओं को भी भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन, यूरोप, गल्फ, जाने कहाँ कहाँ बेचती है, 100 देशों में उन दवाओं को बेचते हैं, जहाँ का अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ का अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विसेज की चार्जेज अलग अलग है। वहाँ इनको ये क्या पता पड़ जाता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट इतना आ रहा है। ये कैसे पता पड़ता है यार, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मैकेनिज्म है? मतलब इसका मतलब या तो कंपनी लीकेज करती है इंफॉर्मेशन को इनसे, क्या ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर मैंने खूब कोशिश कर ली, नहीं कर सकती। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये भी लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर आप देखिए जैसे ल्यूपिन के रिजल्ट आए थे परसों, वो रिजल्ट खराब थे, क्लियर कट खराब, हर दृष्टि से खराब। क्या रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक टीवी एंकर महोदय ने अफसोस जाहिर किया कि रिजल्ट बढ़िया थे फिर भी शेयर क्यों टूट गया। अच्छा, कल शाम को डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट आए, 37% प्रॉफिट बढ़ के आया है, 13% टर्नओवर बढ़ के आया है, मार्जिन बढ़े हैं, ईबिडिटा बढ़ा है। कहते हैं रिजल्ट खराब है, शेयर को तोड़ दिया, 200 रुपये से खत्म कैसे? अरे भाई क्या मतलब है यार,
क्यों हताश करते हो यार लोगों को? मतलब ये सब माजरा क्या है? ये इंटरनल प्लानिंग है, मतलब जिससे आम इन्वेस्टर को छका देते हैं, तोड़ देते हैं। 350 रुपए की ईपीएस है। डॉक्टर रेड्डी लैब की जो टेक्नोलॉजी है, जो लेवल दवाओं का जो ब्रांड है, वो देखने लायक। 325 रुपए की ईपीएस, तो 325 तो 20 से भी नीचे पी रेशियो हो गया इसका। तो डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी का, जिसमें इतने रिजर्व है, इतने बुक वैल्यू है, उसका पी रेशियो 20 से नीचे, बताइए। सरप्राइजिंग है। ल्यूपिन का 30 का पी रेशियो है, और ऐसी बहुत रद्दी रद्दी कंपनियां मिल जाएंगी। लॉरस लैब है, उसका कम से कम 35-40 का पी रेशियो, बताइए आप, जिसकी 2 रुपये 3-4 2-3-2-4 रुपये ईपीएस है उसकी, और वो खाली एपीआई बनाती है। एंटी रेट्रो वायरल मेडिसिन, ARV मेडिसिन बनाती है। कभी टेंडर से बिकता है माल, कभी टेंडर मंजूर हो जाते हैं, कभी नहीं होते, तो बिजनेस डाउन आ जाता है उसका। तो ये क्या माजरा है? दिस इज ऑल लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी। बड़े बड़े जो दिग्गज महारथी हैं, वो इन कंपनियों के जो बहुत बड़े आदमी, उनका तो जो ब्रोकर्स है, ऑपरेटर्स है, इनका तो सीधा मैनेजमेंट से लिंकेज है, ये तो सीधा इंटरेक्शन रखते हैं। लेकिन किसी के पिताजी को भी हवा नहीं लग सकती कौन किसे मिला हुआ है, कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है। दैट इज टॉप सीक्रेट। और बाकी जो सेकंड थर्ड लाइन के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो जो छोटे मैनेजमेंट है उनसे तो मिल लेते हैं, लेकिन अब ये टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, इनसे नहीं मिल पाते। ये क्या करते हैं कार्रवाई? ये कंपनियों के जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, और साहब CFA है, उसके PA है, उसके असिस्टेंट्स हैं, कहीं ना कहीं सेंध लगा देते। उसको डिनर देंगे, ड्रिंक पार्टी देंगे, इनवाइट करेंगे, दोस्ती करते हैं उससे, और वो सारी सूचनाएं लेते हैं। ये आज तो टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो गया। आप देखिए, सन 1988 के आसपास की बात बता रहा हूँ, मैं जयपुर में एक ब्रोकर के यहाँ बैठा करता था, तो उनका नाम नहीं बताऊंगा, शेखावाटी साइड से एक आदमी आते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, खादी के कड़ते कुर्ते पजामे पहन के। वो बॉम्बे जाते रहते थे, और बॉम्बे जाने का उनका पर्पज ये था कि उनके रिलेशन में, जान पहचान में कई CA थे, और वो कई कंपनियों में थे, अच्छी पोस्टों पे थे। तो वो कहते थे, साहब मैं पूछ रहा हूँ MA वैसे, चुपचाप मेरे को बता थे, मेरे से बड़ी प्रेम रखते थे वो, मुझसे बता देते थे कि साहब डिनर पे इनवाइट करते हैं, बढ़िया बढ़िया होटल्स रेस्टोरेंट्स में डिनर देते हैं, हम उनको विद फैमिली इनवाइट करते हैं, और बस पूछो मत, आओ भगत करते हैं हम कि, और रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, बता देते हैं वो क्या हो रहा है कंपनी, उस हिसाब से हम शेयर खरीदते हैं। तो खैर मैंने तो इस पद्धति को कभी अडॉप्ट नहीं किया। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं तो फेयर एंड बेटर, मतलब मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी के सामने झुकना या हाथ मिलाना सीखा ही नहीं है। दो टूक बात है, आप यहाँ भी देखते हो, मेरा कोई लालच नहीं। शेयर बाजार में खुले मैदान में कमाओ यार, कमाता हूँ, कमाती होती है जी कमाई, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सारा जो माजरा है वो बड़ा विकट है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन का है। बड़े आदमी सब मिले रहते हैं, ब्रोकर, मीडिया, मैनेजमेंट, और बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब सेट है। मैंने आपको बताया था ना, टाटा कम्युनिकेशन का शेयर झुंझुनवाला साहब ने खरीदा, शेयर का रेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, बताइए आप। और ये बात कोई एक आध क्वार्टर की नहीं, ये बात हो गई 3 साल से चल रही है बात। और बता रहा हूँ, तेजस इंडस्ट्रीज, तेजस नेट एंटरप्राइजेस, मैंने खरीदे वो शेयर, और मुझे हाथ थक के बेचने पड़े, और ऑर्डर्स मिल चुके थे उसको, TCS से और भारत संचार निगम से 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके। मैंने इस उम्मीद से खरीदे थे, कैलकुलेशन कर ली मैंने, इतना प्रॉफिट आना चाहिए इसका, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। 2 क्वार्टर निकल गए, 3 निकल गए। मैं कहा बेचो भाई, क्या करो, बराबर बेच दिए, खैर घाटा नहीं हुआ मुझे, लेकिन प्रॉफिट वो आया जो मैंने कैलकुलेट किया था। लेकिन वो जब आया, जब सारे इन्वेस्टर बेच चुके,
जिन्होंने खरीदा था मेरिट के आधार पर, और बड़े आदमी ले गए। और खरीदने से आप देखिए, बढ़ने से पहले टूटा वो शेयर, वो 700 रुपए के आसपास आ गए, 850-900 रुपए से, और अब 1150 हो गए, हटाक से 2-4 दिन में हो गया मतलब। तो ये सब देखिए सेट है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। अगर रिटेल इन्वेस्टर जीतेगा, लॉन्ग टर्म में जीतेगा वो, क्योंकि इन बिग पावर से आप कैसे भी नहीं जीत सकते। सेबी भी नहीं जीत पा रही है, भरसक प्रयास कर रही है सेबी, मैं सत्य कहता हूँ, ईमानदारी से प्रयास कर रही है सेबी, अब किसी तरह रोका जाए। अमेरिका में भी नहीं रोक पाए, हालांकि अमेरिका में फ्लक्चुएशन आते हैं रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट से पहले कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। इंडिया में रिजल्ट आने से पहले फ्लक्चुएशन आते हैं, क्योंकि वहाँ कड़ी सजाएं, मतलब सजा बहुत तगड़ी है, पकड़ में आ गए उसकी चटनी बढ़ा देंगे। मतलब इंडिया में कुछ नहीं होता है, कोई नोटिस वोटिस आएगा, कोई ठीक ठाक हो जाएगा, कोई छोटा मोटा जुर्माना लग जाएगा, पकड़ा भी गया तो। इंडिया में कुछ नहीं होता। और एग्जैक्टली तो इनसाइडर ट्रेडिंग की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है, कहीं भी सेबी एक्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग की परिभाषा साफ सुथरी, बहुत स्पष्ट और बहुत वाइड कवरेज है ही नहीं। मतलब दिस इज द पोजीशन। तो ऐसा ही है, इसलिए मेरी ये सब बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये खेल बहुत बड़ा खेल है, और जिसमें बताओ इतना तोड़ा है, अगर 2 दिन भी मैं बोलता रहूँ तो भी थोड़े हैं। ये सब बात बताई इसीलिए है कि दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सफल होना है शेयर बाजार में, या तो 2-5 बड़े ब्रोकरों से, बॉम्बे के अंदर जो कंपनियों के ब्रोकर हैं, ऑपरेटर हैं, या तो उनसे दोस्ती करो। तो इतनी तो ताकत हर आदमी में हो नहीं सकती, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। बॉम्बे में शिफ्ट ऑफ है, रेगुलरली रहो, सब काम धंधे छोड़ो, डेली स्टॉक, डेली उनके दफ्तर जाओ, उनके चेले चमचों से मिलो जुलो, उनकी हाजिरी भरो, उनकी मिठाई पहुंचाओ, उनको डिनर दो, है कि नहीं। और जब भी क्या है कि वो आपको कब दिवाले सामान, कोई सामान नहीं दिवाले, वो सामान तो मेन ब्रोकर के पास है, वो सामान मेन ब्रोकर के पास है, वो आप तक नहीं पहुंचने देंगे। आपको तो कोई मामूली गोविंद देव जी का प्रसाद जितना एक दाना कोई कभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब आप समझो, ये जो 5 स्टार इन्वेस्टर है, जो कलकत्ता छोड़ के बम्बई गए और कहाँ कहाँ से बेचारे पड़े रहे, तो भी बहुत पाए। खैर वो लोग बड़ी तपस्या साधना की है, बहुत भुगता है, तो जब जाके बरसों बाद सफलता पाई। मैं कितने खुशामद की। जयपुर में भी कई ऐसे इन्वेस्टर थे जो बेचारे, हमारे जयपुर के अंदर जो बड़े बड़े ब्रोकर थे, जिनका बॉम्बे वगैरह में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर से लिंक था, उनकी खुशामद करते थे, उनके चरण छूते थे, उनकी हाजिरी भरते थे, बड़ाई आरती उतारते थे, चरण वंदना करते थे। और यहाँ तक बता रहा हूँ आपको कि मैंने कभी नहीं किया, मैंने मेरिट्स के ऊपर जीता है जो कुछ जीता है, स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लॉस हो गया और फायदा ही होगा मेरिट से, तो क्या लॉस होंगे, छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो कढ़ाई के अंदर आप समझिए कि आप हलवा बढ़ाओगे तो कढ़ाई के थोड़ा बहुत लगेगा, उतना सा था, वो कोई खास बात नहीं थी। बाकी आप देखिए कि एक ज़माना था जो मैनुअल टेलीफोन ऑपरेटर्स थे टेलीफोन एक्सचेंज में, उन टेलीफोन एक्सचेंज में जो टेलीफोन आते थे लैंडलाइन से, ब्रोकरों के, यहाँ जयपुर के ब्रोकरों के, बम्बई के ब्रोकरों से बात होती थी, वो ऑपरेटर सुनते थे। सत्य बता रहा हूँ मैं आपको, कई ब्रोकरों के आने लग गए थे, वो जो टेलीफोन ऑपरेटर थे वो भी धंधा करने लग गए थे, तो उन टेलीफोन ऑपरेटरों की आरती उतारने लग गए लोग, चरण वंदना करने लग गए कि बता भाई कुछ है, पता यार देख दादा था। वो खुद भी धंधा करने लग गए, लोग उनकी आरती उतारने लग गए, उनका रुतबा पहुंच गया। अब ये पता नहीं बाद में क्या रिलेशन, मेरे कुछ ज़्यादा नहीं, मैं तो अलग हो गया। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जो कुछ करें, बढ़िया शेयरों में काम करें, बढ़िया मैनेजमेंट के शेयरों में काम करें। बढ़िया मैनेजमेंट अपनी इमेज को खराब नहीं होने देते, और लंबे टाइम के लिए करें, स्पेयर मनी को लगावें। ऐसा नहीं कि आपको बेटे की शादी करनी है, आप रिटायर हुए और वो पैसा आप शेयर बाजार में ठोक, ऐसा मत कीजिए। शेयर बाजार, आप एफडीआर के बजाय शेयर बाजार आपकी सिक्योरिटी बनेगा, लाइफ की, बुढ़ापे की भी सिक्योरिटी बनेगा, बशर्ते यू हैव इन्वेस्टेड इन बेटर क्वालिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको मैं बता रहा हूँ, सन 83 की बात बता रहा हूँ। मैं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में गया था, एक ब्रोकर से मिलने गया था, काम था मुझे, और उन श्रीमान जी के कैबिन थी, वो दिल्ली का जो स्टॉक एक्सचेंज का जो हॉल था, ट्रेडिंग रिंग थी, उसके बाहर कैबिन बड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी कैबिन थी, वो ठीक थी।
मैं बैठ गया, वो ब्रोकर साहब आए नहीं थे। खैर वो फिर आए, इतनी देर में मैं बाहर थोड़ा टहलने लग गया पोर्च में। तो एक ब्रोकर भी आया था उसी समय, और एक बूढ़ा सा आदमी आया, कमीज पजामा पहने बेचारा। आज भी मुझे याद है उसका चेहरा। उसने पूछा क्या होगा, कब तक हो जाएगा। तो ब्रोकर महोदय ये कह रहे थे, रिटायर्ड आदमी था वो बेचारा, कुछ छोटी पोस्ट से रिटायर हुआ। मैंने नहीं पूछा, उसके दर्द को मैंने ज़्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। छोटी पोस्ट से रिटायर हुआ था वो। उसने पूछा कब तक हो जाएगा, क्या होगा। खच्चर नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, बेफिक्र हो आप। तो बात मैंने इतनी सी मुझे पता पड़ी कि मोहता फाइनेंस एंड लीजिंग का एक शेयर आया था उस समय, वो शेयर उन्होंने उसको खरीदवा, और वो थोड़े टाइम बाद डूब गया था, वो भाग भूग गए थे सब ले लाए पैसे। वो बेचारा जो रिटायरमेंट के पैसे थे रो रा दिया होगा, रो रा के रह गया होगा। तो मेरा सब आप लोगों से ये बताने का उद्देश्य ये है, 42 साल की मेरी साधना जो है कि भाई बढ़िया शेयरों में आओ। सेंचुरी का शेयर 1978 में मात्र 21 रुपये रह गया था, 800 रुपये से कर, चाहे घराना बिरला जी का था, लेकिन आज वो 2100 रुपये। घराना था उसके पीछे, बढ़िया कंपनी बढ़िया थी, फाउंडेशन बढ़िया थी, प्रोजेक्ट बढ़िया थे, प्रोडक्ट बढ़िया थे। अब उस शेयर का आज 1950 का तो उसका भाव है, खूब डिविडेंड आए। और उसमें जो सीमेंट के प्लांट थे और पेपर वेपर के प्लांट थे, उन प्लांटों को आदित्य ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट में मिलाया है, कुछ को ग्रासिम में डाला है, उसके शेयर और मिले उनको, तो वो हो गया 3-4 हज़ार रुपये का रेट हो गया उसका। तो आप देखिए, बढ़िया कंपनियों में पैसा कभी डूबता नहीं है, ना भाई बढ़िया होती है। बढ़िया घराने की कंपनियां कभी खराब नहीं होती। जल्दी पैसा कमाने की मत सोचिए प्लीज़। बस आज का काफ़ी हो गया वीडियो। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई बात हो तो इसी साइट पर आप पूछ लें मेरे से। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।